नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के 3 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज में। दोस्तों, इससे पहले हम 4 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हो। ठीक है, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इनको। और दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, अगर आप 3 नंबर के जे वाले क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसलिए आपको लास्ट तक रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? चलिए दोस्तों, इसका आंसर दे रखा है आपका। सबसे पहले है, यदि हम वन और वन्यजीव संसाधनों का संरक्षित करना चाहें तो कठिन है। भारत सरकार ने इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा है। नंबर 1, आरक्षित वन। भारत सरकार द्वारा 50% से अधिक वन क्षेत्र को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया है। इनमें वनों तथा वन्य जीवन को पूर्णतः संरक्षण प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश में इन वनों का विस्तार सबसे अधिक है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल आदि में भी आरक्षित वन पाए जाते हैं। दोस्तों, ये ऐसे वन होते हैं कि इनमें लकड़ी काटना, पशु चारण आदि बिल्कुल मना होता है, और इनमें वन्य जीव, जो जीव जंतु पाए जाते हैं, जो वन्य इनकी जानवर वगैरह पाए जाते हैं, वो सब इन्हीं में होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रक्षित वन। तो भारत में रक्षित वन का क्षेत्र 33% भाग पर विस्तृत है। इन वनों को नष्ट होने से बचाने के लिए रक्षित किया गया है। इसका विस्तार बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा तथा राजस्थान में मिलता है। ओके। और तीसरा है अवर्गीकृत वन। इन वनों में अन्य सभी प्रकार के वनों को शामिल किया जाता है। सरकार, समुदाय तथा व्यक्ति स्वामी होते हैं। इन वनों का विस्तार मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा गुजरात में मिलता है। दोस्तों, ये ऐसे वन पाए जाते हैं, जैसे मान लो अगर आपने पेड़ लगा लिया, आपके सामने पेड़ है, आपके बकरी में पेड़ है, आपके खेत में पेड़ है, तो वो सभी पेड़ इसमें शामिल होते हैं, यानी कि। और वैसे इन पर सरकारी कंट्रोल नहीं होता है, उनको भी आप अवर्गीकृत वनों में शामिल कर सकते हैं। ओके। दोस्तों, जी मैंने परीक्षा बोर्ड में से बताया आपको आंसर, और मैं परीक्षा अध्ययन और परीक्षा बोर्ड में से ज़्यादातर करवाता हूँ, तो अगर आपके पास है तो आप उसमें से कर सकते हैं, अन्यथा आप इसमें से लिख कर आंसर कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आरक्षित वन और रक्षित वन में अंतर। तो इसका आंसर हमारे पास है, देश में अधिक से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आरक्षित वन सर्वाधिक मूल्यवान है। किसके लिए? वन्य जीवों के लिए। ओके। और ये रक्षित वन, वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र के 1/3 यानी कि लगभग 33% हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। ठीक है। तो ये आपका अंतर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है? इसका आंसर है दोस्तों, वनों के साथ साथ वन्य जीव भी मानव के लिए महत्वपूर्ण साधन है। वन्य जीवों से मांस, खाल, हाथी दांत आदि प्राप्त होते हैं। वन के साथ साथ मानव ने वन प्राणियों का भी बेदर्दी से विनाश किया है। इससे वन्य जीवों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। बाघ, सिंह, गैंडे आदि की संख्या में निरंतर कमी आ रही है। आने वाले कुछ ही वर्षों में वन प्राणियों की कुछ प्रजातियों का पूर्णतः लुप्त हो जाने का खतरा है। इस प्राकृतिक धरोहर को भावी पीढ़ियों तक ज्यों का त्यों पहुंचाना प्रत्येक नागरिक का धर्म और कर्तव्य है। इसलिए वन्य जीव जंतुओं को उनके मूल प्राकृतिक स्वरूप में पनपने देने के लिए वन्य जीवों का संरक्षण अनिवार्य क्या है। जैसे मान लो अभी कोई ऐसे प्राणी हैं, वन्य प्राणी हैं, जो लुप्त होने की कगार पर, यानी कि जो नष्ट होते जा रहे हैं, धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, तो उनको बचाने के लिए इनका संरक्षण किया जाता है, वनों को संरक्षित करके। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव और दूसरे जीवधारी परिस्थिति तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है, मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसका हम मात्र एक हिस्सा है और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरणतः वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, जल, जिसे हम पीते हैं, मृदा, जो अनाज पैदा करती है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, पौधे, पशु और सूक्ष्म जीवों इनका पुनः सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, जैव विविधता क्या है, यह मानव के जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इसका आंसर है, जैव विविधता में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा मनुष्य की अनेक जातियां एवं उपजातियां पाई जाती हैं। अर्थात विविध प्रकार के वन एवं जीव जंतु की उपस्थिति को जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता के कारण मानव को अनेक प्रकार की आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जिसमें उनका अस्तित्व पृथ्वी पर बना हुआ है। अतः जैव विविधता मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वनों से होने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से हैं? इसका आंसर है, वन हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ये हमें
कई प्रकार के लाभ प्रदान करते हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, वनों से हमें इमारती लकड़ी, ईंधन, कागज के लिए बांस प्राप्त होते हैं। वायुमंडल की नमी को आकर्षित कर वन वर्षा कराने में सहायक होते हैं। ये वायु के प्रदूषण को कम करते हैं। ये मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। ये जंगली पशुओं को प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं। ये बाढ़ नियंत्रण करने में सहायक होते हैं। वनों से हमें महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं। वन भू जल स्तर को ऊंचा करने में सहायक होते हैं। वन मनोहारी और आकर्षक क्षेत्र होते हैं जो पर्यटकों के आकर्षण क्षेत्र बन जाते हैं। वन आदिम जातियों की शरणा स्थली होते हैं। उनके भोजन भी वनों से प्राप्त होते हैं, जैसे कंदमूल, फल एवं वन पशु पक्षियाँ आदि। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्र और राज्यों में सत्ता का विभाजन कैसे हुआ, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ये भी 3 नंबर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इसको बिल्कुल आप इसको तो रट के जाना। ओके, देखिए इसका ये 3 सूचियाँ इस प्रकार है, केंद्र और राज्यों के सत्ता। ठीक है, नंबर 1 है संघ सूची। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की आवश्यकता है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में रखा गया है। संघ सूची में शामिल विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। दूसरा आता है राज्य सरकार। इस सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में बड़े विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। और नंबर 3 आता है आपका समवर्ती सूची। इस सूची के अंतर्गत शिक्षा, वन, मजदूर, संघ विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकार को की साझी जिम्मेदारी में आते हैं। अच्छा, इसमें एक बात मैं अपनी तरफ से जोड़ दूँ। जैसे समवर्ती सूची है, जब दोनों का है तो दोनों में कभी विवाद भी होता होगा, और जब विवाद होता है तो विवाद में हमेशा जो केंद्र सरकार कहेगा उसी की बात चलेगी। यानी कि समवर्ती सूची में भी केंद्र सरकार पावर में रहती है और संघ सूची में तो केंद्र सरकार पावर में रहती है, राज्य सरकार में राज्य सरकार पावर में रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसका आंसर है, देख लीजिए आप, इस पर ये लिखा रखा है। देखो, पंचायती राज व्यवस्था का विस्तार पूर्वक वर्णन, यानी कि पहले तो ग्रामीण स्तर पर जो सरपंच सचिव बनते हैं उनका काम होता है ग्राम लेवल का विकास करना। दूसरा होता है पंचायत समिति, जो इसमें जिला पंचायत आता है, जनपद पंचायत आता है, तो इनका मतलब ग्रामों को, कई ग्रामों को मिलाकर जो पंचायत समिति का गठन किया जाता है। और तीसरे नंबर पर आती है जिला परिषद, जो पूरे जिला में की पंचायतों का प्रतिनिधित्व करती है। तो जी आपको तीनों आपको पढ़ लेना है। ठीक है, आपको तीनों इस तरीके से लिख लेना है। ओके, और जो परीक्षा बोर्ड में से बता रहा हूँ तो परीक्षा अध्ययन में नहीं है, अगर आप परीक्षा अध्ययन लिए हो तो आप इसको लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 है, संघीय शासन व्यवस्था क्या है। तो संघीय शासन व्यवस्था जी है आपका, देखिए परीक्षा अध्ययन में जी, तो आप ये आंसर लिख सकते हो। ओके, चलिए देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख सकते हो, जो आपके सामने है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉरी हाँ 10 है, संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। देखिए ये है, ये आपके 2023 में भी पूछा गया है और इसमें इस बार भी आने की इसकी संभावना है, तो आप इसको लिख सकते हो। परीक्षा अध्ययन में से मैं बता रहा हूँ, 1 2 3, आप 3 कर सकते हो, बहुत से वो 4 करना चाहो तो 4 कर लो। ओके, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख सकते हो, लिखना जरूर है और याद करना है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 11 है, एटीएम क्या है, स्पष्ट कीजिए। आपका आंसर जे दे रखा है। ओके, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, और आगे के क्वेश्चन आपके जे दे रखे हैं, अगर आप चाहो तो इनमें से आप इसका आंसर सभी का परीक्षा अध्ययन में, तो आपके पास अगर परीक्षा अध्ययन है तो केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसके प्रमुख कार्य हैं, मुद्रा के प्रमुख कार्यों की व्याख्या कीजिए, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूहों के संगठन के पीछे मूल विचार क्या है, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए, और औपचारिक ऋण और अनौपचारिक ऋण में अंतर क्या है। ये सभी आंसर आपके परीक्षा अध्ययन में दे रखे हैं, तो आप उसमें से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, अगर आप चाहोगे तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको आंसर करवा दूंगा। ठीक है, चलिए अगर यहाँ तक अच्छा लगा है, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी है, तो आप इसको लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।